तो एक और सीक्रेट वीडियो में आपका स्वागत है। अजीत डोवल, जिन्हें इंडिया का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है, जो कि अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है इंडिया के, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें स्पाई मास्टर, सुपर कॉप, चाणक्य ऑफ 21st सेंचुरी कई नाम से दुनिया उन्हें पहचानती है और पाकिस्तान तो आज भी उनके नाम से डरता है और देश का सबसे पावरफुल ऑफिसर उन्हें कहा जाता है। अपने 30 साल के अंडरकवर जर्नी में उन्होंने ऐसे खतरनाक कारनामे किए हैं जो जासूसी की दुनिया में शायद ही पहले किसी ने किए हो। जैसे कि कभी रिक्शा वाला, कभी मोची, तो कभी धर्म बदलकर दूसरे देश का नागरिक बनना, तो कभी दुश्मनों के साथ मिलकर उनसे उनकी सारी जानकारी निकाल लेना। ये सारे काम उन्होंने जासूसी के तौर पर किए हैं, लेकिन जब भी हम उनको टीवी या किसी इवेंट में देखते हैं तो आज भी वो उतने ही फिट और एक्टिव दिखाई देते हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी से जुड़े हर छोटे बड़े फैसले उन्हीं की निगरानी में उठाए जाते हैं। तो यहाँ सवाल ये है कि उनमें ऐसी क्या खूबियाँ है जिसकी वजह से उन्होंने नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया है। तो आज हम इस वीडियो में अजीत डोवल जी के बारे में वो सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे जिन्हें सबसे अलग बनाती है। ऐसी ही एक कहानी है ऑपरेशन ब्लू स्टार की। 1984 में पंजाब में खालिस्तानी मिलिटेंट्स अपने अलग देश खालिस्तान की मांग करने लगे थे और मिलिटेंट्स के ग्रुप अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में रहकर पूरे शहर में आतंक फैलाने लगे थे। तब सिचुएशन काबू से बाहर होने लगी थी। इस ऑपरेशन का एक ही मकसद था कि उन खालिस्तानी मिलिटेंट्स को वहां से बाहर करना, और इंडियन मिलिट्री ने इस मिशन को सक्सेसफुल करके दिखाया भी था, पर वो पूरी तरह से नहीं, क्योंकि गोल्डन टेम्पल में अभी भी कुछ खालिस्तानी अपना आतंक फैला रहे थे। इस प्रॉब्लम का पूरी तरह से सफाया करने के लिए 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया गया और इस ऑपरेशन में अजीत डोवल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो गोल्डन टेम्पल में बचे हुए खालिस्तानी थे, उनकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अजीत डोवल जी ने एक रिक्शा वाला बनकर उन मिलिटेंट्स पर ऐसा जादू चलाया कि वो ये मानने को तैयार हो गए कि ये रिक्शा वाला एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर है और वो अपनी हेल्प करने के लिए आया है। बस इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने उस मिलिटेंट्स के साथ गोल्डन टेम्पल के अंदर रहकर उनकी हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की और इंडियन आर्मी को दे दी। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया गया और अजीत डोवल इसमें कामयाब भी रहे। इसके अलावा हम बात करें पाकिस्तान की, तो इसमें अजीत डोवल जी के वर्क फ्रंट का सबसे कुशल प्रोजेक्ट रहा। शायद आप सबको पता होगा कि 1972 में इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पूरा किया था और ये टेस्ट सक्सेसफुल होने की खबर सुनकर पाकिस्तान मानो हिल गया था। तो इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर A.Q. खान ने पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करने के लिए चाइना और फ्रांस से मदद मांगी। इसमें फ्रांस ने तो कोई मदद नहीं की, पर चाइना ने पाकिस्तान का हाथ नहीं छोड़ा। उधर नॉर्थ कोरिया भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में उसकी मदद कर रहा था। जैसे ही इसकी खबर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को लगी, उन्होंने पाकिस्तान के सभी एक्टिविटी को ट्रेस करने के लिए अपना स्पाई नेटवर्क पाकिस्तान और चाइना में बिछा दिया और अजीत डोवल को पाकिस्तान भेजा गया। वो वहाँ पे एक भिखारी का भेष बनाकर पाकिस्तान के कौता शहर में पहुँच गए। इनको शक था कि यहाँ खान रिसर्च सेंटर नाम के एक इंस्टीट्यूट के अंदर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। वो इस सेंटर के बाहर बैठकर आने जाने वाले सभी साइंटिस्ट को ट्रैक करने लगे, लेकिन उन्हें यहाँ चल रहे न्यूक्लियर प्रोग्राम का कोई पुख्ता सबूत हासिल नहीं हुआ। तो उसके बाद वो उस बार्बर के शॉप में गए जहाँ से वो साइंटिस्ट अपने बाल कटाते थे। वहाँ से उन्होंने उन हेयर सैंपल्स को कलेक्ट किया और इंडिया में टेस्टिंग के लिए भेज दिया और टेस्टिंग से ये पता चला कि वो हेयर सैंपल न्यूक्लियर रेडिएशन से एक्सपोज है। यानी उनको ये यकीन हो गया कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खान रिसर्च सेंटर के अंदर ही चल रहा है। उन्होंने बड़ी चालाकी से उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की सभी डिटेल्स निकाली और इंडिया में भेज दी। उस समय इंडिया में इंदिरा गांधी की जगह मोरारजी देसाई भारत के पीएम बन गए थे। अजीत डोवल ने उनको ये रिपोर्ट्स देकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने के अलग अलग सुझाव दिए, लेकिन उस टाइम के कई पॉलिटिक्स रीजंस की वजह से उनको हर बार रिजेक्ट कर दिया गया। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे सीधा अटैक तो नहीं किया, पर इतनी छोटी से छोटी जानकारी भी इंडिया पहुंचाने में अजीत डोवल जी ने अहम भूमिका निभाई है। उसके बाद से पाकिस्तान भी इंडियन इंटेलिजेंस का लोहा मान गया। 1988 में अजीत डोवल जी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया
और अजीत डोवल ऐसे पहले पुलिस ऑफिसर थे जिनको ये मिलिट्री ऑनर दिया गया था। इतना ही नहीं, 1990s में उन्होंने कश्मीर में बढ़ रहे मिलिटेंट्स को रोकने के लिए भी अपनी सही स्किल का उपयोग किया। उस दौरान कश्मीर मिलिटेंट्स के आतंक से बेहाल था। अजीत डोवल ने यहाँ आते ही एक पाकिस्तान द्वारा जिसे फंड्स मिलता था उसका नाम था कूका पारे। उसमें ऐसा बदलाव लाया कि जो कूका पारे पाकिस्तान का एजेंट था वो अजीत डोवल से मिलने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद करने लगा, यानी कूका पारे को भी उन्होंने अपनी ओर मिला लिया। इसके बाद 1996 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन किए गए। उसमें कूका पारे एमएलए के सीट जीत गया। अजीत डोवल जी के एक कारनामे को हम नहीं भूल सकते, वो है IC-814 प्लेन की हाईजैकिंग। जैसे कि आपने सुना होगा कि हाईजैकिंग के पीछे ISI का हाथ था, जो चाहते थे कि अपने सिटीजन्स की जान बचाने के लिए इंडिया उनके 100 खूंखार टेररिस्ट को छोड़ दे और साथ ही उनको $2 बिलियन भी दे। लेकिन ये अजीत डोवल जी को मंजूर नहीं था और दोनों ही साइड से उन पर प्रेशर भी बढ़ रहा था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक बार फिर अपने बातों से उन आतंकियों के मन में अपना डर बैठा दिया और 100 की जगह 3 आतंकियों को छोड़ा गया और एक पैसेंजर के अलावा उस फ्लाइट के सभी पैसेंजर सही सलामत अपने घर आ गए। यहाँ अजीत डोवल जी ने अपने शार्प माइंड और हिम्मत के दम पर मिशन भी कामयाब करके दिखाया। 1971 से लेकर 1999 तक इंडियन एयरलाइंस की 15 हाईजैकिंग में अजीत डोवल जी की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रही है। लेकिन इनका ये सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ। 7 साल पुलिस फोर्स और लगभग 30 साल इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने के बाद जनवरी 2005 में वो IB की चीफ पद से रिटायर हो गए। लेकिन उसके बाद भी वो देश की पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी में हमेशा इन्वॉल्व रहे। इस दौरान देश के कई न्यूज़पेपर में उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड आर्टिकल भी पब्लिश किए। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा टर्न तब आया जब 30 मई 2014 में PM मोदी जी ने उनको देश का 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया। नेशनल एडवाइजर बनते ही इराक से एक बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ। दरअसल उस समय इराक में ISIS का आतंक छाया हुआ था। जून 2015 में इराक के टिकरिक शहर में इंडिया के 46 नर्सेस को बंदी बना लिया था। तब अजीत डोवल बहुत खुफिया तरीके से इराक पहुंचे। वहां उनकी सरकार के साथ कोलैबोरेट करके कुछ ही दिनों के अंदर सभी इंडियन नर्सेस को ISIS के कब्जे से बाहर निकाला। इसके बाद भी पिछले कुछ सालों में उरी और पुलवामा जैसे 2 खूंखार आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। इन दोनों हमलों के रिस्पांस में इंडिया की तरफ से जो सक्सेसफुल सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उन दोनों का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि खुद अजीत डोवल ही थे। आपको याद होगा कि पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक में विंग कमांडर अभिनंदन का प्लेन पाकिस्तान के इलाके में जा गिरा और वो पाकिस्तान के कब्जे में आ गया। जाहिर है पाकिस्तान उनको इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। लेकिन अजीत डोवल ने यहाँ से अमेरिका फोन घुमाया और अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया और कुछ घंटों के अंदर विंग कमांडर अभिनंदन को इंडिया को सौंप दिया गया। हालांकि पाकिस्तान इसे एक गुडविल जेस्चर का नाम देता है, लेकिन असल में ये सब अजीत डोवल के खौफ का नतीजा था। तो दोस्तों ये वीडियो तो खत्म हो जाएगी, लेकिन अजीत डोवल की वीरता के किस्से कभी खत्म नहीं होंगे। उनकी जिंदगी की कहानी असल में इतनी थ्रिल और रोमांच से भरी हुई है। लेकिन अब आप ये अंदाजा लगा ही सकते हो कि अपने 30 साल के लंबे जासूसी करियर में उन्होंने कैसी कैसी खूंखार परिस्थितियों को अकेले फेस करते हुए पूरी इंडिया की सिक्योरिटी को मजबूत बनाया है। इस दौरान कई बार तो बात उनकी जान पर भी आई, लेकिन उन्होंने कभी भी घबराकर अपने कदम पीछे नहीं रखे। बिना डरे बिना डगमगाए वो अपने मकसद पे डटे रहे। वो बहुत दूरदर्शी है और दुश्मनों से कई गुना आगे की सोच रखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ से सबकी सोच खत्म होती है वहाँ से अजीत डोवल जी की सोच शुरू होती है। उन्होंने अच्छे अच्छे मास्टरमाइंड का प्लान फ्लॉप कर दिया है। इसके अलावा अपनी मातृभूमि की रक्षा को लेकर उनका जुनून और हिम्मत उनको उनकी काम में सफलता दिलाते गए। तो दोस्तों ये थी कहानी इंडिया के स्पाई मास्टर अजीत डोवल जी की। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो को लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो।